हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। यहाँ हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स यहाँ हम कर रहे हैं आपके साथ। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करा रहे हैं। क्लास 12th आईएससी, क्लास 10th आईसीएसई का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। सीबीएसई का कोर्स नहीं है, लेकिन अगर फॉलो करना चाहें तो सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी ओवरऑल बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज चल रहा है और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और एक टॉपिक जो रिमेनिंग था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जनरल पॉइंट डाइपोल की, वो बचा। तो सबसे पहले कहानी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल पॉइंट है। अभी जनरल पॉइंट क्या होता है उसे समझें, फिर डिराइव करें। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है माइनस चार्ज माइनस क्यू, और यहाँ दिख रहा है प्लस चार्ज यानी प्लस क्यू, बीच का सेपरेशन 2a, और यहाँ पर आया जनरल पॉइंट का मतलब कोई ऐसा पॉइंट, ना वो एक्सिस पर है और ना वो इक्वेटोरियल पर है। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब एक्सिस से लेके इक्वेटोरियल तक जितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो सारे जनरल पॉइंट्स हैं। एक्सिस पर आ गया, स्पेशल बात हो गई, हमने उसका फॉर्मूला अलग से निकाल लिया था। इक्वेटोरियल स्पेशल पॉइंट है, हमने अलग से निकाल लिया था। बाकी सब स्पेशल पॉइंट नहीं है, इसलिए जनरल पॉइंट निकालते हैं। ये डाइपोल के जो मिड पॉइंट है वहां से जो इसकी डिस्टेंस दी गई, वो डिस्टेंस दी गई बेटा r, और ये जो पोजीशन वेक्टर है, मैं तो डायरेक्ट इसका पोजीशन वेक्टर ही लिख देता हूँ, उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। यहाँ पे डाइपोल के मिड पॉइंट को ही ओरिजिन माना गया है कि दूरियाँ जो हैं वो डाइपोल के मिड पॉइंट से ही निकाली गई। इंपॉर्टेंट। तो डाइपोल मूवमेंट किस तरफ? डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है। इंपॉर्टेंट। डाइपोल मूवमेंट और r वेक्टर के बीच का एंगल हमने डिफाइन किया थीटा। अब जो डाइपोल मूवमेंट आप देख रहे हो, उस डाइपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट्स कर सकते हो। एक कंपोनेंट आप डाइपोल मूवमेंट का करना चाहोगे r के अलोंग, और एक डाइपोल मूवमेंट का कंपोनेंट करना चाहोगे r के परपेंडिकुलर जानबूझकर। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे करने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हम दो कंपोनेंट्स वेक्टर में बनाते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे पहले तो p वेक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस p वेक्टर का थीटा के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो p cos थीटा आएगा, और थीटा से दूर जो कंपोनेंट आएगा वो p sin थीटा आएगा। मेरे हिसाब से p cos थीटा p sin थीटा सबको क्लियर होगा। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के डाइपोल्स हैं। फॉरगेट कि ये कोई डाइपोल है, भूल जाइए इसे। अब किसे याद रखें? p cos थीटा को याद रखें और p sin थीटा को याद रखें। मानकर चलें कि ये दो इंडिविजुअल डाइपोल्स मिलकर जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा अकेला डाइपोल कर रहा था। तो इन दोनों की फील्ड्स निकालकर ऐड करते हैं, इससे मिलेगा हमें अपना जनरल पॉइंट का फील्ड। अब ध्यान से सुने बच्चा, क्या सीन है। ये जो डाइपोल है p cos थीटा, ये p पॉइंट इसकी एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। एक्सिस पर लाई करने की वजह से जो फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग आ रही है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में। तो ये बन गया बेटा हमारे लिए e एक्सिस। अब ये वाला डाइपोल देखें, क्योंकि आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट करते हैं तो एंगल 90 होगा। तो बेसिकली p पॉइंट इस p sin थीटा वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर पड़ रहा है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट की जो फील्ड होती है वो डाइपोल के एंटी पैरेलल होती है, मतलब डाइपोल अगर नीचे जा रहा है तो फील्ड ऊपर जा रही होगी। तो लॉजिकली इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, और ये रहा हमारा e इक्वेटोरियल। ई एक्सिस को अगर आप देखेंगे तो ई एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2kp/r³, और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है kp/r³। एक बात ध्यान रखें, जब हम एक्सिस की फील्ड लिख रहे हैं तो डाइपोल हमने p नहीं लिया है, p cos थीटा लिया है। इस वजह से 2kp/r³ में p की जगह p नहीं, p cos थीटा लेना पड़ेगा। सर बात तो एकदम सही है, तो इसका मतलब ये है कि इक्वेटोरियल लाइन में भी p नहीं लेना है, p sin थीटा लेना है। ये नेट। अब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो जब भी आप कभी यहाँ से e नेट निकालने की कोशिश करोगे तो आप 90 डिग्री होने की वजह से लिखोगे e एक्सिस का स्क्वायर प्लस e इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ध्यान दें, स्क्वायर करने पर क्या क्या बन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2kp/r³ cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसे देखें kp sin थीटा/r³
का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाहें इनमें कुछ भी तो बच्चों बड़ी आसानी से कॉमन आ जाएगा एंड यू विल गेट kp बाय r क्यूब का होल स्क्वायर एज कॉमन, और अंदर जो बच रहा है वो है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ये तो kp बाय r क्यूब स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहां देखोगे तो क्या लिख रहे होगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको और मैनिपुलेट करो तो ई नेट कैसे लिखोगे बहुत ध्यान से देखना। ई नेट लिखोगे बेटा kp बाय r क्यूब, और वहां क्या होगा बेटा, मेरे हिसाब से होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 प्लस 1 में कन्वर्ट कर लिया। ये करने से एक फायदा मिला कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बची। तो जो ई नेट का आपके लिए फॉर्मूला आएगा वो ई नेट का फॉर्मूला आएगा बेटा आपके लिए kp अपॉन r क्यूब, और अंदर जो बन रहा है वो है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी पॉइंट का फॉर्मूला बनाओगे दिस विल बी द फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट। तो डेरिवेशन, ये जो मेथड है डेरिवेशन का थोड़ा छोटा है, स्वीट है और आसान है। अगर आप इसको पीछे ले जाकर परपेंडिकुलर डाल के कुछ काम करते हैं तो वो मेथड थोड़ा लंबा होता है, मुश्किल होता है। इसलिए आप इस मेथड को यूज करें जिसमें आप डाइपोल मोमेंट बनाएं। डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स बनाएं, एक लाइन के अलोंग और एक लाइन के आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये cos थीटा है और ये sin थीटा कंपोनेंट है। cos थीटा कंपोनेंट के लिए एक्सिस की लाइन है और sin थीटा कंपोनेंट के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल लाइन है। जस्ट यूज द प्रॉपर्टी इन द फॉर्मूला और उसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर लीजिए, डील कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, kp बाय r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब बात आती है पोटेंशियल ऑन एक्सिस की, कि एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। एक्सिस का कोई पॉइंट है तो चलो भाई एक्सिस का पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ एक्सिस है, ठीक, ये डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट बोल दिया है इसका मतलब टेल की तरफ माइनस क्यू और हेड की तरफ प्लस क्यू रहा होगा। दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, मिड पॉइंट से डिस्टेंस a और यहां से डिस्टेंस a और यहां पर पॉइंट p। मिड पॉइंट से भी कोई डिस्टेंस है वो भी बतानी होती है बेटा। तो ये ऐसा कुछ, और P पॉइंट पर पूछा गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो बच्चों दो कारणों से, एक प्लस क्यू चार्ज से भी, एक माइनस क्यू चार्ज से भी। अगर प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस देखें तो मेरे हिसाब से r माइनस a नजर आ रहा है, और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस देखें तो ये r प्लस a नजर आ रहा है। तो पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसमें डायरेक्शन की बात नहीं, तो चार्ज को साइन के साथ रखना है। अगर कोई कह रहा है कि नेट पोटेंशियल क्या है तो तुम कहोगे v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसका सम कहलाएगा टोटल पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू से दूरी कितनी है, r माइनस है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है बेटा प्लस क्यू अपॉन r माइनस a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है तो चार्ज माइनस रखना पड़ेगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में चार्जेस को साइन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना। यहाँ क्या लिखा जाएगा, और ध्यान से देखोगे तो लिखा जाएगा r प्लस a, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें से आप देखें बेटा तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर कॉमन आ जा रहा है, तो जो बच रहा है वो है यहाँ 1 अपॉन r माइनस a, और ये माइनस तो यहीं रह गया तो यहाँ बचा
आर प्लस ए। अब देखिए ध्यान से कि यहां पर लिखा गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिखा गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यही एलसीएम आएगा, ए प्लस बी है माइनस बी, तो ए प्लस बी इधर चला जाएगा, लिखा जाएगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। एलसीएम लेने के बाद ये कुछ केस बनेगा, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला बन रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिखा गया r प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए, और यहाँ लिखा गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। r से r कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ रहा है 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें 2a चार्जेस के बीच का सेपरेशन है और Q चार्ज है, तो 2a इंटू क्यू को तो हम डाइपोल मोमेंट की तरह याद कर सकते हैं ना, तो इस वजह से ऊपर लिखा गया P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये है हमारे लिए नेट पोटेंशियल। बड़ा क्रिस्पी है, याद रखें नेट पोटेंशियल क्या होता है, ये है नेट पोटेंशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये नेट पोटेंशियल। अब ये जनरल फॉर्मूला है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कैसा है बेटा, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि जहां पर ये वाला असम्पशन काम नहीं कर रहा है कि r a से बहुत बड़ा है, अगर कंपेरेबल है, डाइपोल के पास का पॉइंट है, तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर पॉइंट बहुत दूर है, डाइपोल बहुत छोटा है, यानी कि r a के मुकाबले में बहुत बड़ा है, तो ऐसे समय में तुम पाओगे कि a स्क्वायर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ता है, तो जहां भी a स्क्वायर लिखा है उसे डायरेक्टली वैनिश किया जा सकता है and you will get P upon 4 pi epsilon naught r square। तो ध्यान से देखिए कि पोटेंशियल r स्क्वायर से फॉल कर रहा है, इसका सीधा सा अर्थ ये निकल कर आता है कि अगर आप पोटेंशियल मार्क कर रहे हैं ऊपर की दिशा में और r मार्क कर रहे हैं नीचे की दिशा में, तो ये 1 by r स्क्वायर का ये ग्राफ बनेगा, बड़ा आसान। आई होप पोटेंशियल एक्सिस पर उतना ही आसान है जितना आसान इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो तो फिर भी मुश्किल है, या तो कैलकुलेशन भी इजी है, और क्योंकि पुराना हम रिपीट करके आ रहे हैं इस वजह से पिछले लेक्चर का बिल्कुल होमोलोगस टाइप है। तो ये फॉर्मूला है। अगला इक्वाटोरियल लाइन पर पोटेंशियल। इक्वाटोरियल लाइन क्या है वो भी देख लीजिए बच्चों, आई होप ये सबको दिख रही है, और मिड पॉइंट से बाइसेक्टर डाल देंगे, ये लाइन इक्वाटोरियल लाइन कहलाएगी। हमने माइनस क्यू लिखा हुआ है और हमने प्लस क्यू लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है, यहाँ पर पॉइंट E है, ये सेपरेशन कुछ r है, इनको मिला दीजिए तो ये डिस्टेंस चार्ज से फील्ड पॉइंट की निकल आएगी, इसको x बोल दीजिए तो ये भी x होगा। मेरी समझ में कॉन्ग्रुएंसी नजर आ रही है, a a r कॉमन 90 तो 90, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी हो गई। देखो साइड 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 कॉमन है, बराबर हो गई, 90 90 एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी मिली, यानी कि थीटा बराबर थीटा और x बराबर x है। तो p पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, तो सबसे पहले तो प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख लो, लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर x। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल यही होता है, माइनस Q का पोटेंशियल लिखो तो लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x, पर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए पोटेंशियल भी नेगेटिव लिखा जाएगा। अब आपसे कोई कहे कि V नेट के बारे में बता दो क्या होता है, तो आप कहोगे V ड्यू टू प्लस Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q। तो मेरी समझ में आंसर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर x। x की कोई भी वैल्यू है, तय है कि x आपस में बराबर जरूर है, इस वजह से वो कट गए और आंसर आ गया v नेट का 0। यानी इक्वाटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो इस बात को एक बढ़िया स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हैं। इक्वाटोरियल लाइन
इक्वेटोरियल लाइन जीरो पोटेंशियल पर रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इक्वेटोरियल लाइन जीरो पोटेंशियल पर रहता है। अब क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल जीरो है, मतलब यहाँ का भी जीरो है, यहाँ का भी जीरो है, यहाँ का भी जीरो है, यहाँ का भी जीरो है और यहाँ का भी जीरो है। इसका मतलब सारे पॉइंट्स का जीरो है। ऐसा कोई एक लाइन मिल जाए जो लाइन के सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिले तो कहा जाएगा कि ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है। एक तो जीरो मिल रहा है, वो वैल्यू की बात नहीं है, पर जीरो हर जगह मिल रहा है, यानी कि जो भी पोटेंशियल है वेदर 0 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, लेकिन हर बार वो बराबर आ रहा है। ऐसी लाइन जिस पर पोटेंशियल हमेशा सेम मिले इक्वेटोरियल इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाती है। अब इक्वी पोटेंशियल लाइन के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब होता है? मतलब होता है ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस इज एट सेम पोटेंशियल। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और जिस सरफेस पे ऐसा पाया जाएगा हम मानेंगे कि उसी सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह रहे हैं। ठीक, काम खत्म, पैसा ये हो गया। अब मैं आपको एक छोटी चीज और दिखाता हूँ। अगर मैं जानबूझकर ये प्लेन ड्रॉ कर दूं जो z एक्सिस से पास हो रहा है, y एक्सिस से पास हो रहा है, y और z पे पास हो रहा है, x पे नहीं, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और इस पूरी सरफेस में जो पोटेंशियल है वो कितना पाया जा रहा है? जीरो। जीरो होना इक्वी पोटेंशियल नहीं है, हर जगह जीरो है, हर जगह 1 है, हर जगह 2 है, मतलब जो भी वैल्यू है फिक्स है, इसलिए वो इक्वी पोटेंशियल है। बेसिकली यहाँ पर जीरो आने का लॉजिक था कि यहाँ से और यहाँ से दूरी बराबर आएगी। तो अगर x एक्सिस ये है, ध्यान दीजिए, और y एक्सिस ये है और z एक्सिस ये है, तो मेरी समझ में ये जो z एक्सिस आ रही है, इस z एक्सिस से डाइपोल के चार्जेस की दूरी हमेशा सेम रहेगी। ये पॉइंट पकड़ लीजिए आप, यहाँ से मिलाइए और यहाँ से मिलाइए। अगर ये दूरी x है तो ये भी दूरी x है। ये डिस्टेंसेस हमेशा बराबर आ रही है, इसलिए पोटेंशियल्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और हम कहेंगे कि किसी भी ऐसी सरफेस जो कि ये दिखाई जा रही है आपको, जो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखाई गई, ऐसी मिलेगी डाइपोल के केस में। अच्छा, अब ये मिल रहा है तो चलो पोटेंशियल जनरल पॉइंट पे भी निकाल लिया जाए। तो जनरल पॉइंट को भी मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या चीज होती है, तो ठीक वही जुगाड़ यहाँ भी लगाना है और वही कॉन्सेप्ट से डेरिवेशन करनी है। माइनस क्यू है बेटा और प्लस क्यू है बेटा, बीच का सेपरेशन बच्चा 2a, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसे मिड पॉइंट बोल रहे हैं। ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है, और ये कोई जनरल पॉइंट है जिसे हम P कह रहे हैं, और R वेक्टर कुछ ऐसे बनाया जा रहा है मिड पॉइंट से, तो हम इसे R वेक्टर बोल दे रहे हैं। डाइपोल मोमेंट और R वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है। आप डाइपोल मोमेंट चाहें तो वो भी ड्रॉ कर लें, कोई परेशानी नहीं है। इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। हम जानते हैं कि एक कंपोनेंट R वेक्टर के अलोंग बनाना है जानबूझकर, और एक कंपोनेंट R वेक्टर के परपेंडिकुलर बनाना है। अलोंग वाले के पास जो कंपोनेंट आएगा वो P cos थीटा कहलाएगा, परपेंडिकुलर वाले पे आएगा P sin थीटा। तो ऐसा है कि P cos थीटा के लिए तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, तो अब एक्सिस का पॉइंट हो गया, ये देखो डाइपोल के अलोंग है, तो हम कहेंगे V एक्सिस। तो आप कहोगे P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ध्यान दीजिए P नहीं है, P cos थीटा है। जिस डाइपोल की एक्सिस पर हमारा पॉइंट पड़ रहा है वो P डाइपोल मोमेंट नहीं है, P cos थीटा है। इसी प्रकार से इक्वेटोरियल को देख लीजिए कि भैया इक्वेटोरियल क्या है, तो आप पाएंगे इक्वेटोरियल का पोटेंशियल तो जीरो था, और वो हमेशा था, अभी भी लास्ट डेरिवेशन करी
इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि इक्वेटोरियल लाइन पर यानी इस p sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा। अब क्योंकि उसकी वजह से कोई पोटेंशियल आप लिख नहीं रहे हो और पूछ रहे हो कि बताओ कि v नेट कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल के लिए आपको लिखना चाहिए एक्सिस वाला पोटेंशियल प्लस इक्वेटोरियल पोजीशन का पोटेंशियल। इक्वेटोरियल पोजीशन का पोटेंशियल ऑलवेज जीरो होता है और एक्सिस वाला पोटेंशियल बन गया बेटा p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो किसी भी जनरल पॉइंट का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बहुत बेसिक सिंपल आइडिया है और ये डेरिवेशन कितनी जल्दी हुई आप देखो। ये आपको फॉर्मूला पहले से आता था है और ये फॉर्मूला भी आपको पहले से पता था एंड यू जस्ट हैड टू ऐड देम। यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, उसका कारण है कि पोटेंशियल स्केलर नंबर्स होते हैं पर इनमें डायरेक्शन नहीं होती, इन्हें अलजेब्रिकली साइन के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हो गया जनरल पॉइंट, तीनों सारे टॉपिक खत्म हो गए। एक टॉपिक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसे थोड़ी देर में ही कंप्लीट कर लेना है एंड दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या करना है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है वो ध्यान से देखो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि कोई ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। जैसे a surface रियल और इमेजिनरी। रियल सरफेस है तो रियल सही, और अगर मन में सोची गई सरफेस है तो वो मनगढ़ंत इमेजिनरी सरफेस सही। each point of which is at same potential। एक ऐसा इमेजिनरी भी हो सकता है जिसका हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर लाई करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर रहता है। अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो उसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल 2 वोल्ट रहेगा। अच्छा, क्या खास बात है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? बड़ी खास बात है कि मान लो मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है, इस सरफेस पे एक पॉइंट है A और एक सरफेस पे पॉइंट है B। मान लो कि मैं पोटेंशियल ऑफ A को बोलता हूँ अल्फा, तो पोटेंशियल ऑफ B बाय डिफॉल्ट हो जाएगा अल्फा, क्योंकि मैंने पहले से प्रोवाइड कर रखा है कि ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल है। तो चाहे मैं A पॉइंट लूँ चाहे B, चाहे कोई भी पॉइंट लूँ, अगर वह सरफेस पे लाई कर रहा है तो जितना एक का पोटेंशियल है दूसरे का उतना ही पोटेंशियल रहेगा। हमने इसके बाद कोई एक चार्ज लिया Q और उसे घुमाकर कहीं से B पॉइंट पर ले आए। जब B पॉइंट पर वापस लाए तो पूछा गया कि बताओ वर्क डन कितना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज डिस्प्लेस्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी समझ में क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस अवेलेबल नहीं है, A और B दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, क्योंकि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल आइडेंटिकल सेम वैल्यू रखता है, इस वजह से A और B का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा, जिस कारणवश डेल्टा V 0 है, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन में टर्म 0 आया तो वर्क डन भी 0 आया। यानी कोई भी चार्ज हो, कितना भी चार्ज हो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम ट्रैवल करा रहे हैं तो माना जाएगा कि वर्क डन कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में खास बात लिखेंगे कि वर्क डन in moving any charge from one point to any other point of an equipotential surface is 0। अगर
अगर आप किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट पर चार्ज को मूव करा रहे हैं तो पाया जाएगा कि कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी अच्छी बात थी। दूसरी बात बताइए, टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस cannot intersect each other। दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक, अगर करेंगे मान लो 5 वोल्ट पे सरफेस 3 वोल्ट पे कांटेक्ट में आ गई तो कांटेक्ट वाले पॉइंट क्या बताएंगे कि 3 वोल्ट पे कि 5 वोल्ट पे, तो कॉम्बिनेशन हो गया है। तो एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल के कई सारे वैल्यूज नहीं हो सकती, इसलिए दो डिफरेंट पोटेंशियल की वैल्यूज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात क्या है, एक और खास बात है, क्या कि ई फील्ड लाइंस, कौन सी लाइंस बेटा, ई फील्ड लाइंस आर always perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होने का क्या कारण है वो भी थोड़ा बहुत समझते हैं, क्योंकि इस बात का लॉजिक अभी तक दिया नहीं। मान लीजिए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और वो ये थीटा एंगल बना रही है सरफेस से, तो सरफेस से थीटा एंगल बनाने पर आप क्या करेंगे, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आ गया ई कॉस थीटा और यहाँ आ गया ई साइन थीटा। अब अगर किसी चार्ज को तुमने बेटा यहाँ से अलोंग द सरफेस चलाया तो जब वर्क डन लिखोगे तो वर्क डन लिखोगे ई कॉस थीटा इनटू चार्ज है तो फोर्स हो गई इनटू डिस्प्लेसमेंट जिसे तुम एक्स बोल रहे हो, क्योंकि चार्ज और फोर्स का डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज और फोर्स का डायरेक्शन एक ही दिशा में, फोर्स भी ऊपर है इस ई कॉस थीटा की वजह से और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन को जीरो नहीं आना चाहिए। और जबकि वर्क डन जीरो आता है वो हम देख चुके हैं, इस वजह से ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये गलत असम्पशन है, गलत असम्पशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस must be perpendicular to the equipotential surface such that there is no work done in moving a charge along the surface। सरफेस के along चलाने में कोई वर्क डन करना न पड़े, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा। अगली बात आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी विशेष है। अगर थोड़ा बहुत ध्यान दो, जैसे पॉइंट चार्ज लिया तो इसके चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ करो, सर्कल नहीं बेटा 3D में है, दिस इज स्फीयर। अब अगर मैं जानबूझ के यहाँ से दूरी लिखूं, यहाँ से दूरी लिखूं, यहाँ से दूरी लिखूं, या यहाँ से दूरी लिखूं, या यहाँ से दूरी लिखूं, ये डिस्टेंस लिखूं या कुछ भी लिखूं, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी r, 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 तो लॉजिकली पोटेंशियल अगर लिखने जाएंगे r डिस्टेंस पर तो लिखा जाएगा 1/4πε0 q अपॉन r। और स्फीयर की सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी रेडियस के बराबर है, इस वजह से जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना पोटेंशियल यहाँ का, इतना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल यहाँ का, उतना ही पोटेंशियल यहाँ का। यानी अगर गलती से तुम्हें पॉइंट चार्ज मिल जाए, जैसे हम पॉइंट सोर्स नाम देंगे, तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। इसकी बजाय अगर हम इन्फिनिट वायर ले लें, इन्फिनिट वायर की जो फील्ड है
वो चारों दिशाओं में फैलती है और वो कुछ ऐसे रहती है और चारों ही दिशाओं में निकलेगी। तो नीड नॉट टू टेल कि वो बाहर भी आ रही है और अंदर भी जा रही है, क्योंकि 2D बोर्ड है तो 2D में ही आपको बनाकर दिखा रहे हैं। यू कैन कंसीडर इट टू बी रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जिसकी वजह से आपको यही सिमेट्री 3D में दिखाई देगी। तो ये जो सिलेंड्रिकल टाइप का शेप दिखाई दे रहा है ये इक्विपोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, वायर से दूरी हमेशा बराबर है। वायर में कहा गया लैम्डा कूलम पर मीटर इसका चार्ज का डेंसिटी है, इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लाइन चार्ज दिखाई दे या लाइन सोर्स दिखाई दे तो आपको सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नजर आती हैं। इसकी बजाय अगर आप को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, यानी इक्विपोटेंशियल एंड इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर, तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो प्लेनार सरफेस है और ये प्लेनार सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहने वाला है। मेरी समझ में ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, आसानी से समझ आ रही होगी और इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई नहीं देता। ये तीन तरह की, तो आपको याद हो गया कि पॉइंट सोर्स होने पर स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, लाइन चार्ज होने पर सिलेंड्रिकल मिलेगी और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेनार मिलेगी। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उनके परपेंडिकुलर होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं तो हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, हमारी एनर्जी में लॉस नहीं आएगा, हमें कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का एक टॉपिक काफी सारी प्रॉपर्टीज लेकर आता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने बहुत क्रक्स और छोटे में से निपटाया है। ये 5-7 मिनट देखिए और इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, इसके इर्द गिर्द आर बार नहीं जाएगा। तो जो आता है वो हमने आपको एग्जैक्ट यहाँ पर रोसा है। तो डाइपोल के इस पावर पैक लेक्चर्स 2 आपके पास आए, जिनमें 2 ही लेक्चर में आपने पूरा डाइपोल इन डिटेल पढ़ डाला। अब क्या करें, अब आपको थैंक्स बोलने का समय है। बड़ा खास ये मौका होता है कि जब आप लास्ट लेक्चर तक आ जाते हैं तो आपको थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें फॉलो करते रहिए। साउथ सिटी PCMB हमारा चैनल है जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज दे रहा है, जिसमें ये आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ISC 12th, ICSE 10th के एग्जॉस्टिव कवरेज करा रहा है और वो भी रिवीजन के टाइम में। प्रॉब्लम्स, सेशंस, कॉन्सेप्ट्स और बहुत कुछ मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में, जहाँ नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ आएंगे और आपके पास हम प्रॉब्लम्स भी लेकर आएंगे। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।